अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी सारी क्यूरीज रिसीव हुई रिगार्डिंग द एटीपी पेपर के इस पे ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए, कौन से ग्राफ एक्सेप्टेबल हैं, कौन से ग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं है, पॉइंट्स किस तरह ड्रॉ करने हैं और बेस्ट फिट लाइन ग्राफ क्या है, स्केल कैसे सिलेक्ट करना है। सो आई हैव डिसाइडेड के अंडर द शेल्टर ऑफ फिजिक्स गुरुज चैनल एक वीडियो अपलोड कर दी जाए सो दैट आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो रिगार्डिंग द ग्राफ्स, एंड दिस ग्राफ्स विल बी हेल्पफुल in the ATP as well as in your theory paper. So let's start those points and tricks and tips. Okay, how to attempt the questions of graph in ATP paper. So let's briefly have some sort of knowledge about the distance time graph and speed time graphs, because ये दोनों graphs almost each and every type of graphs की characteristics और behaviors को cover करते हैं. So in distance time graph, these are the two graphs. Left side वाला graph किस चीज को show कर रहा है, body is at rest, and right side वाला graph किस चीज को show कर रहा है, body is moving with uniform speed. And whenever curve graphs are there, तो उसके लिए फिर हम जो term use करते हैं that is non-uniform. So in this graph, gradually slope or gradient is increasing. So इसके लिए फिर हम क्या कहेंगे कि car is moving with non-uniform speed with increasing acceleration और car is accelerating. और इसमें क्या हो रहा है, gradually जो है slope is being decreased. So हम क्या कहेंगे कि इसमें car is moving with non-uniform decreasing speed or car is decelerating. So gradient of distance time graphs gives the speed of the body. तो जब भी स्ट्रेट लाइन होगी तो कौन सी हम टर्म यूज करेंगे, यूनिफॉर्म की, एंड व्हेन एवर कर्व ग्राफ्स आर देयर तो कौन सी टर्म यूज करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म की. ओके, अब देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ्स. These are the two speed time graphs. Left side पे किस चीज को शो कर रहा है ग्राफ कि body is at rest because speed is zero, graph is exactly or line is exactly on the x-axis or on the horizontal axis, and this graph is showing that body is moving with uniform speed. Now these are the two graphs. ये ग्राफ किस चीज को शो कर रहा है, लेफ्ट साइड वाला, since straight line is there तो यूनिफॉर्म का वर्ड यूज करेंगे, एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग एज वेल. और इस ग्राफ में स्पीड इज डिक्रीजिंग बट लाइन इज अगेन स्ट्रेट तो यूनिफॉर्म का वर्ड यूज करेंगे. अब स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप है दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीजिंग. और यहाँ पे क्या कहेंगे, car is moving with uniform deceleration and speed of the car is decreasing. So curved parts are there, and curve के लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म. कर्व के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म. सो दिस ग्राफ्स ऑलवेज गिव्स द इंक्रीजिंग ग्रेडियंट और इंक्रीजिंग स्लोप. तो ये किस चीज को शो करेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, और ये किस चीज को शो करेगा, एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली. So gradient of speed time gives the value of किस चीज की, acceleration. So I hope कि ये बड़ी quickly आपने भी रिवाइज कर लिए होंगे. So now let's move towards the major topic कि how to draw the graph. और इसके लिए 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऑलवेज डिस्कस करता हूँ, इसके लिए कोड मैंने रखा है ASPN. So let me explain, क्योंकि ग्राफ इसका जो है ETP में 4 मार्क्स का आता है and each alphabet carries 1 mark. So A stands for axis. Always label the both axis with the quantity along with its unit. कभी भी आपने सिर्फ क्वांटिटी या कभी भी जस्ट सिर्फ यूनिट नहीं लिखना, क्वांटिटी along with its unit. लेट्स सपोज कि अगर आप फोर्स लिख ले तो फोर्स का यूनिट लिखेंगे फोर्स स्लैश न्यूटन. मैस लिख रहे हैं तो मैस का यूनिट लिखेंगे मैस स्लैश किलोग्राम. प्रेशर लिख रहे हैं तो प्रेशर का यूनिट लिखेंगे प्रेशर पी स्लैश पास्कल.
वॉल्यूम लिख रहे हैं तो उसका यूनिट लिखेंगे वॉल्यूम स्लैश क्यूबिक मीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर, सो इट कैरीज 1 मार्क। सो अगर आपने ग्राफ के एक्सिस प्रॉपर लेबल कर दिए तो देन यू विल गेट स्ट्रेट वे 1 मार्क। नंबर 2, एस स्टैंड्स फॉर स्केल। ऑलवेज ट्राई करनी चाहिए कि सुटेबल स्केल सेलेक्ट करें और इवन नंबर्स में सेलेक्ट करें, so that it can cover the 75% of the grid of the graph और 3/4 of the graph। ना छोटा स्केल आपने कभी सिलेक्ट करना और ना ही बहुत बड़ा। So always select the suitable scale so that it can cover the 3/4 or 75% of the graph, and always try to select the graph's value in even number। एंड इवन नंबर का एडवांटेज क्या है, इफ यू विल सेलेक्ट द स्केल इन इवन नंबर तो उसको हाफ करना बड़ा क्या हो जाता है, इजी। जैसे 20 है तो 20 को हाफ करना 10, 10 को हाफ करना 5, इट्स वेरी इजी। सो थर्ड नंबर है जी, थर्ड अल्फाबेट है पी, एंड पी स्टैंड्स फॉर पॉइंट्स। ऑलवेज प्लॉट द पॉइंट्स एक्यूरेटली एज पॉसिबल एज इट कैन बी, और इसको ऑलवेज शार्प पेंसिल से ड्रॉ करने इन पॉइंट्स को। एंड देयर आर टू मेथड्स, या तो आप क्रॉस उस जगह पे ड्रॉ करें जहां पे पॉइंट्स आपने प्लॉट करने, अगर डॉट आपने करना है तो डॉट को इनसर्कल करें, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड के पॉइंट्स को हमेशा क्रॉस से मेंशन करना चाहिए वहां पे ग्राफ पे, क्योंकि विजिबल है। अगर जस्ट सिर्फ आप डॉट ड्रॉ करेंगे तो जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे इधर स्ट्रेट और कर्व, तो वो पॉइंट उस लाइन के अंदर मर्ज हो जाएगा और वो विजिबल नहीं होगा। सो अगर आपने डॉट ड्रॉ किया है तो डॉट को इनसर्कल जरूर करें। एंड लास्ट अल्फाबेट एल, एल स्टैंड्स फॉर लाइन। चाहे आप कर्व लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कर्व ड्रॉ कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन, तो इसका रूल क्या है कि शार्प पेंसिल एंड नीट एंड क्लीन जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है। और अगर आप कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो फ्री हैंड उसको ड्रॉ करना है, कभी भी उसको जो है पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन नहीं करना है। एंड आई विल रिकमेंड कि आप जो है 30 सेंटीमीटर वाला ट्रांसपेरेंट स्केल जरूर साथ लेके जाएं। और छोटा स्केल रखेंगे तो उसका डिसएडवांटेज है कि समटाइम फुल पेज डायग्राम गिवन होती है उसमें एग्जाम में, तो फिर वो लाइन को एक्सटेंड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। So 4 points है ASPL and 4 marks. A stands for axis, S stands for scale, P stands for points, and L stands for line. Okay जी, let's check कि कौन कौन से ग्राफ से एक्सेप्टेबल है और कौन कौन से एक्सेप्टेबल नहीं है। So are you ready? So let's play with graphs. Okay जी, कौन सा ग्राफ इसमें करेक्ट है, ग्राफ ए और ग्राफ बी? डेफिनेटली ग्राफ ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ग्राफ बी जो है वो लेस देन जो है वो 3/4 पार्ट ऑफ द ग्राफ को कवर कर रहा है, या ये क्राउडेड है ओवर द वन साइड, इसलिए ग्राफ ए एक्सेप्टेबल है। इट इज कवरिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ग्राफ 3/4, और यू कैन से 75% ऑफ द ग्राफ इज बीइंग कवर्ड बाय द ग्राफ ए। पॉइंट्स ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द ग्राफ ग्रिड इन द बोथ डायरेक्शंस, एक्स एक्सिस पे भी वो और वाई एक्सिस पे भी, जबकि इसमें वाई एक्सिस के अंदर बिल्कुल ही वो लोअर साइड पे आ गया है। Points occupy very small part of the graph grid in y direction. Okay. Now which graph is correct, A or B? जी, ना तो ग्राफ ए एक्सेप्टेबल है और ना ही ग्राफ बी। रीजन उसकी क्या है कि दे आर डेफिनेटली covering the very small part of the graph. Small part of the graph in x direction and points are crowded, एक ही जगह पे points को ड्रॉ किया गया। So this is the reason both graphs are not acceptable. ओके जी, अब इसमें ग्राफ ए और ग्राफ बी जब आप स्केल पे देखते हो तो इट्स 0 2 4 6 8 10, और यहाँ पे क्या 10 8 6 4 2 0। कभी भी रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज नहीं लिखते, ऑलवेज जो है वो प्रॉपर वे में वैल्यूज को मेंशन किया जाता है। सो ग्राफ ए विल बी द करेक्ट ग्राफ, और उसकी रीजन क्या है, कन्वेंशनल स्केल डायरेक्शंस। तो व्हाई नॉट बी इज एक्सेप्टेबल, अनकन्वेंशनल स्केल डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की दोनों साइड्स पे वैल्यूज आर करेक्ट। तो इस चीज की भी बड़ी केयर करनी पड़ती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे विच ग्राफ इज एक्सेप्टेबल? ओके जी, 2 4 6 8 10 इंटरवल 2 2 का, 3 6 9 12 इंटरवल तो 3 3 का, बट यहाँ पे ये किस में आ गया, ऑड नंबर्स में आ गया। सो विच ग्राफ विल बी एक्सेप्टेबल? ए।
scale can be read easily, ठीक है जी. Scale is difficult to read along y axis. हाँ, अगर पेपर में वैल्यूज ही ऑड नंबर में गिवन है तो फिर देर इज नो अदर सोल्यूशन कि आप फिर उसको ऑड नंबर ही में ड्रॉ करें, बट इट्स वेरी रेयर. ऑलवेज ट्राई टू सिलेक्ट द स्केल इन इवन नंबर्स. ओके जी. नाउ दीज टू ग्राफ्स. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस जगह पे वो उसने बहुत ज्यादा जो है वो गैप जो है वो लेफ्ट कर दिया है while putting the points on the graph. और यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से उसने इसको मेंशन किया. सो विच ग्राफ इज एक्सेप्टेबल? बी. और रीजन उसकी क्या है? Scales marked frequently. And why not A is correct? Too many large spaces between markings. So always कभी भी इस तरीके से आपने ग्राफ को लेबल नहीं करना. Then next these two graphs, 2 और 6, 4 फिर 2 फिर 4 फिर 3. So uneven difference is there. So 2 4 6 8 10, so equal distance. So x axis के लॉन्ग तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे इस जगह पे गड़बड़ आ रही है कि 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 और फिर 3. So which graph is not acceptable? Obviously A. And which is acceptable? B. And reason क्या है उसकी? Are at regular interval markings are, or why not A is acceptable? Marking are at irregular intervals. So gap उनके in between same नहीं है. Okay, next देखते हैं. Okay जी. So इन lines को forcefully क्या किया गया? Join किया गया. कोई proper curve draw नहीं की गई. So कभी भी point to point join नहीं करना. So which graph is acceptable? None of these. और reason उसकी क्या है? जैसे देखिए जी, forced curve और उसमें पॉइंट टू पॉइंट उसको ज्वाइन किया गया. सो ऑलवेज फ्री हैंड से आपने कर्व ड्रॉ करनी, स्मूथ एंड फ्री हैंड. ओके जी. विच ग्राफ इज एक्सेप्टेबल? ए एंड बी. क्या सजेस्ट करते हैं? इसमें वेरी थिक लाइन इज यूज और उसको ग्राफ को थिक लाइन के साथ ड्रॉ किया गया, मार्कर और समथिंग लाइक दैट. और इसमें जो है वो इरेगुलर लाइन है. सो दोनों ग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं है. लाइन शुड बी शार्प, थिन एंड स्ट्रेट. नॉन ऑफ दिस. तो ये भी बड़ी मिस्टेक होती है कि सम टाइम आप लाइन ड्रॉ करते हो और उसके ऊपर ही जो है वो रीड्रॉ करते जाते हैं सो दैट वो विजिबिलिटी क्लियर हो, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. लाइन शुड बी ऑलवेज नीट एंड क्लीन एंड शार्प. सो ऑलवेज यूज कौन सी करनी चाहिए? शार्प पेंसिल. ओके जी. नेक्स्ट वन. ओके जी. विच वन इज द करेक्ट वन? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Definitely graph A is acceptable because smooth curve ड्रॉ की गई और उसमें पॉइंट्स को जस्ट ज्वाइन किया गया. It's a smooth curve, और why not be a rough and unsmooth curve? पॉइंट्स और पॉइंट टू पॉइंट उसको ज्वाइन करके कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश की गई. सो ऑलवेज ड्रॉ द स्मूथ कर्व बाय फ्री हैंड. ओके जी. अब बेस्ट फिट का बड़ा क्वेश्चन आता है एटीपी में कि बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करें या बेस्ट फिट जो है वो कर्व ड्रॉ करें. तो बेस्ट फिट का मतलब होता है कि इसके अंदर ऑल पॉइंट्स कभी भी ज्वाइन नहीं करते और उसमें कुछ पॉइंट्स को हम छोड़ना पड़ता है. तो इसका रूल ये है कि ऑलवेज लीव इक्वल पॉइंट्स अबव द लाइन एंड इक्वल पॉइंट्स बिलो द लाइन. अगर इक्वल ना भी हो तो उसके अंदर 2 3 कर सकते हैं, 3 2 कर सकते हैं, बट कभी भी ये नहीं करना कि ऑल पॉइंट्स आर अबव द लाइन और स्केप और ऑल पॉइंट्स बिलो द लाइन और स्केप. और जरूरी नहीं कि वो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही आप वो लाइन ड्रॉ करें. अब कैन दिस बी द बेस्ट फिट लाइन का? सॉरी, बेस्ट फिट लाइन? नो, ये बेस्ट फिट लाइन ग्राफ हो ही नहीं सकते बिकॉज ऑल पॉइंट्स आर बीइंग ज्वाइन. और अब इसमें जो है वो दिस कैन बी द, और रादर दिस विल बी द बेस्ट फिट लाइन graph. Reason is that 1 2 3 points are being left downward and 1 2 3 points are being left upward. So it is not necessary कि best fit line में फिर आप जो है वो पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही ग्राफ ड्रॉ करें. सम टाइम इस तरह की सिचुएशन होती है कि you have to draw the line like this as shown in graph B. So graph B is best fit line graph. और reason उसकी क्या है? Points are distributed evenly on both sides of the line. Okay जी. So now which graph is acceptable? A और B? सोच के बताइएगा. 2 4 6 8 10.
2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ओके जी, विच इज एक्सेप्टेबल? एंड आंसर इज नन ऑफ दिस. रीजन उसकी क्या है? व्हाट इज द रीजन? Too many points below the line. Like 1 2 3 4 or a forced line through origin. इसको forcefully क्या कर दिया गया, उसमें से origin में से पास कर दिया गया. This is the reason both graphs are not acceptable. और इसमें भी आप देख लें कि 1 2 3 4 points are being skipped below the line and only one point is being skipped above the line. तो इसलिए both graphs are not acceptable. अच्छा, जब ग्रेडियंट ड्रॉ करना है और इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्राफ, तो ऑलवेज ट्राई करना चाहिए कि ग्रेडियंट ड्रॉ करने के लिए नंबर 1 वी शुड यूज द लार्जर ट्राइंगल एंड नंबर 2 ग्रेडियंट ड्रॉ करने के लिए हमेशा वो पॉइंट सेलेक्ट करें जो आपने ग्राफ के ऊपर ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं. उनको रीड करना क्या होता है, इजी होता है, वैल्यूज उनकी गिवन होती हैं. सो विच वन इज एक्सेप्टेबल, ए और बी? Definitely graph A will be acceptable because larger gradient draw किया and it will give you more accurate value. Graph A, और reason उसकी क्या है कि more than half of the graph line is used in order to calculate its gradient or slope. Why not B? Less than half of the line of the graph is being used to calculate the gradient. Okay जी, अब इसमें which one is correct one, A और B? ओके, ट्राइंगल तो दोनों में लार्ज है, बट नाउ इफ वी विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे ये पॉइंट ऐसा हमने सिलेक्ट किया है कि विच इज नॉट ऑन द लाइन. ऑलवेज वो पॉइंट सिलेक्ट करना चाहिए ग्रेडियंट ड्रॉ करने के लिए जो ऑलरेडी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता हो, बिकॉज उससे एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर आ जाती है. यू कैन सी एज कम्पेयर टू दिस ग्राफ, अगर यहाँ पे ग्रेडियंट ड्रॉ किया तो ये पॉइंट लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है और ये पॉइंट भी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है. इसमें दिस पॉइंट वाज ऑन द लाइन बट दिस पॉइंट वाज बिलो द लाइन, तो इसमें फिर एरर की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है. तो विच इज एक्सेप्टेबल? बी. रीजन उसकी क्या है? पॉइंट्स यूज्ड आर टेकन फ्रॉम द प्लॉटेड पॉइंट्स बट दे lie on the graph line. And why not A? उसकी रीजन, one of the points used does not lie on the graph line. So always क्या सिलेक्ट करना है, वही पॉइंट सिलेक्ट करें जो ग्राफ लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं. ये भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, इस जगह पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो एग्जैक्टली उसकी वैल्यूज आ जाती है. तो यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो 8 और इस जगह पे ड्रॉ करेंगे तो 2. तो दिस कैन बी द गुड ट्रिक एज वेल. ओके जी, आई होप सो कि अब आपको ग्राफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, सारे ट्रिक्स एंड टिप्स समझ आ गई होंगी. सो थैंक यू वेरी मच. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो देन you can send those questions on WhatsApp to me or to Kamran. Then we will respond to you as soon as possible. And best of luck to your papers, ATP papers as well as your theory and MCQ paper. Assalamu alaikum.